नमस्कार। नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में आप सब लोगों का स्वागत है। हमारे साथ प्रोफेसर अभय कुमार दुबे हैं। हम इनसे रोज देश की राजनीति के बारे में चर्चा करते हैं। जी राजनीति में घटे घटनाओं की एक समझ बनाने की कोशिश करते हैं। अभय सर नमस्कार। नमस्कार। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र को लेकर एक तरीके से प्रचार का कार्य शुरू कर दिया, ऐसा लगता है, क्योंकि आज हम्म, जयपुर में एक रैली हुई और एक रैली हैदराबाद में हुई। हम्म, जयपुर की रैली में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे थे, सोनिया गांधी थी, प्रियंका गांधी थी, और हैदराबाद की रैली में वहां के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और राहुल गांधी थे। और वहां पर दोनों ही जगहों पर उन लोगों ने अपने घोषणा पत्र की बड़ी बातों को सामने रखा। हम्म। क्या हम इसे एक व्यवस्थित रणनीति के रूप में देख सकते हैं, या इससे ज्यादा और बहुत कुछ करने की जरूरत है? कांग्रेस को सिर्फ राज्य स्तरीय रैलियों से काम नहीं चलेगा। देखिए, अगर कांग्रेस अपने घोषणा पत्र की प्रमुख बातों का जनता के बीच में खूब राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार कर पाती है, मुझे नहीं पता कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, लेकिन अगर वो ये क्षमता दिखाती है कि व्यवस्थित और नियोजित तरीके से वो पूरे देश में विभिन्न मतदाता समूहों के बीच में अपने घोषणा पत्र की बातों का प्रचार करे, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को वो बड़ी टक्कर दे पाएगी। क्यों? कांग्रेस के घोषणा पत्र में सब कुछ है ऐसा जो कि भारतीय जनता पार्टी को कदम कदम पर चुनौतियां देता है। देखिए, जो जिनको हम लोग फार्मर्स कहते हैं, यानी जो लोग अ, बाजार के लिए फसलें उगाते हैं, जिनको न्यूनतम समर्थन मूल्य की आवश्यकता पड़ती है, जो लगातार आंदोलनरत हैं। पिछले एक पिछली बार तो 2022 में 2021 में तो उन्होंने पूरे साल दिल्ली को घेर रखा था, और अभी अभी उनका एक आंदोलन समाप्त हुआ है। कांग्रेस एकमात्र ऐसी पार्टी है जो कि भारतीय जनता पार्टी का विकल्प बन सकती है, और वो स्पष्ट रूप से कह रही है कि हम एमएसपी पर कानूनी गारंटी देंगे। बेरोजगारों के सवाल को वो घोषणा पत्र काफी संबोधित करता है। वो न केवल 30 लाख केंद्रीय स्तर पर नौकरियां देने का वायदा करता है, बल्कि वो अप्रेंटिसशिप देने और बड़े पैमाने पर उसके लिए सरकार की तरफ से रकम खर्च करने की घोषणा करता है। फिर वो कॉरपोरेट सेक्टर के सामने एक प्रस्ताव रखता है कि अगर वो रोजगार से जुड़े हुए काम करेंगे, तो फिर उसको किस तरीके से सरकार प्रोत्साहित करेगी। तो ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, ये छोटी छोटी बातें नहीं है। गरीब घरों में स्त्रियों को 1 लाख रुपए साल का नगद लाभ देना, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा भी कई ऐसे वायदे उस घोषणा पत्र में हैं जो जनता को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त है। सवाल यह है कि क्या लोग कांग्रेस द्वारा किए गए इन वायदों पर भरोसा करेंगे? वो एक ही बात पे भरोसा कर सकते हैं, उन्हें लगे कि कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। अगर कांग्रेस सरकार बनाती हुई दिखेगी उन्हें, अगर ये दिखाई पड़ेगा कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को जगह जगह करारी टक्कर दे रही है, हरा सकती है, संभावना उसकी है, तब वो ज्यादा इन वायदों के ऊपर भरोसा करेंगे। क्योंकि अभी भारतीय जनता पार्टी का 6-7 दिन में घोषणा पत्र आएगा, तो वो लोग भी इस तरह के बड़े बड़े वायदे करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने भी तो ज्ञान ज्ञान का मतलब आप जानते ही हैं। गरीब, जी से हुआ गरीब, गा से हुआ गरीब, और या से हुआ इस तरह करके वो भी उसमें है। पूरा लास्ट में नारी शक्ति है उसके अंदर, या से हुआ युवा। तो वो भी यही कर रहे हैं, इस तरह के वायदे वो भी करेंगे। और अब कांग्रेस का घोषणा पत्र आ गया तो हो सकता है इससे बढ़े चढ़े वायदे करें, और भी ज्यादा आकर्षक वायदे करें। तो जनता के सामने ये एक संकट होगा कि वो इन दोनों पार्टियों के घोषणा पत्र को का तुलनात्मक अध्ययन करके, तुलनात्मक रूप से देखकर किसके ऊपर भरोसा करें। क्योंकि प्रचार के जरिए और वास्तविकता में भी ऐसा लगता है कि मोदी की सरकार फिर से बन जाएगी। तो जाहिर है कि जब उसी के ऊपर ज्यादा भरोसा करने की बात जनता के बीच में होगी, तो कांग्रेस को न केवल अपने वायदों का प्रचार करना होगा, बल्कि जनता को विश्वास दिलाना होगा कि वो भारतीय जनता पार्टी का विकल्प बन सकती है, उसको पराजित कर सकती है। अगर कहीं हारेगी तो कहीं किसी प्रांत में जीत भी सकती है। जब तक ये नहीं होगा, तब तक कांग्रेस के वायदों पर लोग जल्दी भरोसा नहीं करेंगे।
आज मैं अपने कॉलेज में था तो वहाँ पर काफ़ी साथी लोग बातचीत कर रहे थे। तो एक बातचीत में थोड़ी निराशा दिखी कि ओपीएस का मुद्दा कांग्रेस के मैनिफेस्टो से गायब है। हम्म। हालाँकि उसमें बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के समर्थन करने वाले लोग भी हैं। पर ऐसा लगता है कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम है वो सबको जो सरकारी नौकरियों में उनको आकर्षित करता रहता है। लेकिन अब यह ऐसा मुद्दा तो नहीं रह गया आप है। तो अपने कॉलेज में, यानी वो आप शिक्षकों के बीच में होंगे, अपने कॉलेज जी, के शिक्षकों के बीच में होंगे। जी। और शिक्षक तो दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षक तो पहले रिटायर होने के बाद में बड़ी अच्छी उन्हें पेंशन मिला करती थी। वो एक आराम का, एक सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर सकते थे बिना किसी पर निर्भर हुए। और भी स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं भी, इलाज कराने की काफी सुविधाएं उनको मुहैया थी। अब तो जब से वो प्रणाली खत्म हुई है, वो पूरा बंदोबस्त खत्म हुआ है, तब से तो सारे जीवन अब आप दिल्ली विश्वविद्यालय के किसी कॉलेज में पढ़ाइए या उसके विभाग में किसी में पढ़ाइए, रिटायर होने के बाद दरअसल आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो शिक्षकों के बीच भी ओल्ड पेंशन स्कीम बहुत आकर्षक साबित हो सकती है। लेकिन चूंकि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में नहीं है इस बार, कांग्रेस अन्य राज्यों में इसकी बात करती थी, तो उसको लेकर मेरा प्रश्न ये है कि क्या कांग्रेस के भीतर यह एहसास जगा है कि ये चुनावी रूप से बहुत मुफीद वायदा नहीं है, आर्थिक नहीं बोझ नहीं, लाने वाला वादा है? मैं समझता हूं कि अगर कांग्रेस के भीतर ऐसा एहसास जगा है तो ये गलत एहसास जगा है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की जीत के कई प्रमुख कारणों में से एक बड़ा प्रमुख कारण ओल्ड पेंशन स्कीम का वायदा था। राजस्थान में कांग्रेस चुनाव जरूर हार गई, लेकिन पहले जब चुनाव हारती थी तो उसकी 30 सीटें रह जाती थी, दुर्गत हो जाती थी कांग्रेस की। लेकिन अब उन्होंने सम्मानजनक सीटें हासिल की हैं, 70 के करीब सीटें वहां पे हासिल की हैं। उसके पीछे भी ओल्ड पेंशन स्कीम की भूमिका, के वायदे की भूमिका है। मुझे लगता है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं, जो बाजारवादी अर्थशास्त्री हैं, और चिदम्बरम साहब जो इस घोषणा पत्र समिति के चेयरमैन थे, उनके उनकी उनके तर्कों में कहीं फंस गई है। तो अगर इस वायदे को दोहराते अपने इस न्याय पत्र में, तो कांग्रेस को ज्यादा लाभ होता, बड़े पैमाने पर सारे देश में इसका लाभ होता। प्रधानमंत्री ने आज एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग के घोषणा पत्र से इसकी तुलना कर दी। मुझे शायद समझ में आया कि जो इसमें मुस्लिमों के लिए कुछ प्रावधान है और उसके संदर्भ में उन्होंने ये बातें कही। फिर असम के मुख्यमंत्री ने भी ऐसा कहा कि ऐसा लगता है कि वो पाकिस्तान में चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो इस तरह की टिप्पणियों को हम कैसे देखें? ये टिप्पणियां निहायत ही बेहूदी है, छिछले किस्म की टिप्पणियां हैं। इनसे भारतीय जनता पार्टी को कोई लाभ नहीं होगा। कांग्रेस के घोषणा पत्र में कोई भी व्यक्ति अगर गौर करेगा तो वो ये कभी नहीं कहेगा कि ये कोई मुसलमानों का तुष्टीकरण करने का घोषणा पत्र है। भाई, देश में 15% से ज्यादा मुसलमान आबादी है, तो मुसलमानों के मुद्दों को अगर कोई पार्टी संबोधित करती है तो वो पाकिस्तान और मुस्लिम लीग जैसी पार्टी कैसे हो गई? ये तो बिल्कुल गलत बात है। इसकी तो कोई तो, और इस तरह की बातों का पब्लिक के अंदर कोई ट्रैक्शन भी नहीं होता है। मैं नहीं समझता कि बीजेपी के कट्टरपंथी मतदाताओं को छोड़कर, जो कि कट्टरपंथी हिंदुत्ववादी हैं और बात बात में सोशल मीडिया पर जहर उगलते रहते हैं, ऐसे लोगों को छोड़कर बाकी कोई भी मतदाता इस तरह की बात पर विश्वास नहीं करेगा। भाई, उन्होंने कहा है कि हम सच्चर कमेटी की रिपोर्ट लागू करेंगे, इसमें क्या बुरी बात है? भारतीय जनता पार्टी ने कितने बार कांग्रेस पे आरोप लगा चुकी है कि कांग्रेस सच्चर कमेटी की रिपोर्ट भी लागू नहीं करती है। वो कांग्रेस पे आरोप लगा चुकी है कि कांग्रेस मुसलमानों को पिछड़ा रखना चाहती है। भाजपा के प्रवक्ताओं के मुंह से मैं सैकड़ों बार ये आरोप सुन चुका हूं। अब कांग्रेस अगर कह रही है कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट सत्ता में आने पर लागू की जाएगी, तो इसमें क्या बुरी बात है? और इसमें कहां से मुस्लिम लीग को पाकिस्तान आ गया? लेकिन इससे यह बात स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री से लेकर निचले स्तर तक के जो नेता है सबकी बयानों में एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिश लगातार रहती है। बाकी सारे मुद्दे रहते हैं पर ये जरूर रहता है। ये वो हम तो कर सकते भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में है। भारतीय जनता पार्टी की रगों में वो राजनीति बहती है। वो कब 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 कहां कैसे उस राजनीति का कितना इस्तेमाल करेंगे, ये उनकी रणनीति पर निर्भर करता है। तत्कालीन फौरी रणनीति होती है, उस पर निर्भर करता है। जहां जरूरत होती है वहां उसका वो 100% इस्तेमाल करते हैं, वरना उसी के हिसाब से उसका प्रतिशत कम होता जाता है। लेकिन ऐसा कोई क्षण नहीं होता जबकि ये पूरी तरीके से सांप्रदायिक राजनीति जो है वो पूरी तरीके से गैरहाजिर हो, वो किसी न किसी रूप में बनी ही रहती है। मुसलमानों के प्रति घृणा का प्रचार करना, ये भारतीय जनता पार्टी का एक स्थापित स्थापित किरदार है।
इसके बिना भारतीय जनता पार्टी नहीं है, वो कुछ और है। प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में थे और उत्तर प्रदेश की राजनीति से ही के बारे में ही मैं आपसे एक प्रश्न करना चाह रहा हूँ, खासतौर पर विपक्ष की राजनीति को लेकर कि भारतीय जनता पार्टी ने तो अपनी रैलियां शुरू कर दी हैं, पर विपक्ष अभी उस तरीके से गोलबंद होकर चुनावी अभियान में नहीं जुड़ पाया है। विपक्ष की स्थिति को आप किस रूप में देखते हैं वहां? देखिए, अगर आप 2019 से तुलना करें तो आप पाएंगे कि विपक्ष भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को इस बार पहले के मुकाबले बेहतर टक्कर दे रहा है। 2019 में तो विपक्ष की एकता का इंडेक्स 0 था। इस बार विपक्ष की एकता है, लेकिन उतनी नहीं है जितनी हम सबको अपेक्षा थी। मैं कहूंगा विपक्ष की एकता बिखरी हुई नहीं है, बल्कि विपक्ष की एकता अव्यवस्थित है थोड़ी। व्यवस्थित तरीके से क्रमशः योजनाबद्ध तरीके से विपक्ष को अपनी एकता तैयार करके देश के सामने पेश करना चाहिए था, उसमें वो जरूर विफल रहा है। लेकिन कई जगहों पर उसने एक हद तक एकता दिखाई है। ये 2019 के मुकाबले उसके विपक्षी एकता के इंडेक्स को थोड़ा बेहतर कर देता है, और ये चीज भारतीय जनता पार्टी के आसानी से बहुमत प्राप्त करने की संभावनाओं के ऊपर एक सवालिया निशान भी लगा देती है। आप देखिए ना कि बात केवल इतनी, अब इतना मामला, चुनाव इतना आसान नहीं रह गया है। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी अपने सोते हुए जाएगी और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रशिक्षक कहते हैं कि नरेंद्र मोदी 2024 का चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वो 2029 की तैयारी कर रहे हैं, और उन्होंने तो कोविड के दौरान ही चुनाव जीत लिया था। इस प्रकार की बहुत सी बातें अब आज ही मैं सुन के आ रहा हूँ। इस तरह की बातें, इस तरह की बातें कही जाती हैं। हो सकता है इस तरह की बातें सही निकलें, लेकिन उसके जहां तक विपक्ष का सवाल है, मैं मानता हूं कि 2019 के मुकाबले इस बार विपक्ष भारतीय जनता पार्टी को बेहतर टक्कर दे रहा है। ये कांग्रेस के घोषणा पत्र पर नजर डालने से भी स्पष्ट होता है। कांग्रेस का घोषणा पत्र पहली बार एक खास तरह की अर्थव्यवस्था बनाने की चर्चा करते हुए दिखाई देता है। मैंने उसको नोट भी किया है कहीं पर। वो है नव संकल्प इकोनॉमिक पॉलिसी। नव संकल्प इकोनॉमिक पॉलिसी बनाने की योजना पर काम करता हुआ दिख रहा है। मैंने कल भी कहा था नई परख के मंच पर आपके साथ चर्चा करते हुए कि जिस तरह की रियायतें देने और जिस तरह की जनता की विभिन्न तबकों को मदद देने के वायदे इस घोषणा पत्र में दिखाई पड़ते हैं, वो तब तक नहीं पूरे किए जा सकते जब तक कि मौजूदा अर्थव्यवस्था का पुनर्संस्कार न किया जाए, उसमें प्राथमिकताओं को स्पष्ट रूप से बदला ना जाए। वरना ये वायदे वैसे ही धरे रह जाएंगे। इन वायदों को पूरा करने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर धन की आवश्यकता होगी, आर्थिक संसाधनों की आवश्यकता होगी। वे आर्थिक संसाधन तभी प्राप्त किए जा सकते हैं जबकि बजट एलोकेशंस में, बजट के आवंटन में और दूसरे तरीके से अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो वो पूरी अर्थव्यवस्था को नए सिरे से पुनर्संयोजित करे। उत्तर प्रदेश में एक और चीज आज हुई कि जो बहुजन समाज पार्टी के उत्तराधिकारी माने जा रहे हैं मायावती जी के, आकाश आनंद, उन्होंने ज्यादा जोर दिया नगीना सीट पर और वहां जाकर प्रचार की शुरुआत करते हुए जो चंद्रशेखर आजाद उन पर हमला बोला कि ये तो इंडिया गठबंधन में जाना चाहते थे पर अभी तक बेघर है। तो ऐसा लगता है कि उन लोगों का ज्यादा जोर इस बात पर भी है कि चंद्रशेखर आजाद या कोई और नेता उभर कर सामने ना आ पाए। क्या यही एक रणनीति है जो उत्तर प्रदेश के जाटव समाज में केवल चंद्रशेखर आजाद रावण ही एक ऐसे नेता हैं जो कहीं ना कहीं मायावती के नेतृत्व को जाटवों के संदर्भ में चुनौती देते हुए नजर आते हैं। बाकी कोई ऐसा उभरता हुआ नेता है नहीं ऐसा। अब चूंकि मायावती के नेतृत्व में कोई बहुजन समाज पार्टी का चुनाव नतीजे तो अच्छे आ नहीं रहे, लगातार उनका ग्राफ गिर ही रहा है। और आज तमाम सर्वेक्षण बताते हैं कि उनको 5-7% वोट मिलेगा, सीट वीट कोई मिलेगी नहीं उनको। और पिछले विधानसभा चुनाव में उनको एक सीट प्राप्त हुई थी, उसमें भी उनकी दुर्गति हो गई थी। तो ये डर है मायावती को और उनके इस तथाकथित उत्तराधिकारी को, ये डर है कि कहीं जो दलित ब्यूरोक्रेसी है, जो बहुजन समाज पार्टी का आधार है, वो कहीं ये ना सोचने लगे कि मायावती अब उसके काम की नेता नहीं रही। जिस दिन दलित ब्यूरोक्रेट्स ने, बड़े दलित ब्यूरोक्रेट्स ने, नौकरशाहों ने ये सोचना शुरू कर दिया, उस दिन मायावती के हाथ में बहुजन समाज पार्टी की जो कमान है वो बहुत दिन तक नहीं रहेगी।
क्योंकि फिर वो उनका उनका विकल्प तलाशना शुरू कर देंगे। और जो दलित ब्यूरोक्रेसी है उस पर जाटव समाज ही हावी है, आप जानते हैं, ज्यादातर उसी के लोग मिलते हैं उसके अंदर। तो उसमें चंद्रशेखर रावण जो है वो दलित ब्यूरोक्रेसी के सामने अपने आप को एक मायावती के विकल्प के रूप में पेश करने में सक्षम है। इसलिए चंद्रशेखर रावण के ऊपर उनका हमला करना स्वाभाविक ही लगता है मुझे। स्टालिन का एक इंटरव्यू आज मैं देख रहा था, मैं पढ़ रहा था, जो कि मैंने उसको सरसरी निगाह से ही देखा, जो इंडियन एक्सप्रेस में छपा था, जिसमें उन्होंने ये कहा कि हम काफी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं, और बाकायदा उन्होंने राज्यों के नाम गिनाए कि हम कहाँ कहाँ मजबूती से लड़ रहे हैं, यानी कि तमिलनाडु में है, बिहार में, पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश का भी उन्होंने जिक्र किया, और महाराष्ट्र वगैरह का। तो वो जिस हिसाब से चीजों को प्रस्तुत कर रहे थे, और अगर हम उस हिसाब से इंडिया गठबंधन की स्थिति को देखें, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि कम से कम गठबंधन के स्तर पर अधिकांश राज्यों में मोटे तौर पर तो वो एकजुट है विपक्ष, ये कहा जा सकता है? या मैंने कुछ तो अभी राज्यों कहा ही था, अभी छोड़िए, अभी अभी मेरे ख्याल से 2 सवाल पहले मैं यही चर्चा कर रहा था। में? मेरा मानना है कि 2019 के मुकाबले, मैं ये नहीं कहता हूँ विपक्षी एकता अपनी आदर्श स्थिति में है। विपक्षी एकता अपनी आदर्श स्थिति में हो सकती थी अगर वो पटना और बंगलौर की मीटिंग के दौरान अपने आप को स्थापित कर लेती और एकताबद्ध होकर संयोजित होकर वो अपना काम आगे बढ़ाती। कांग्रेस का ये जो घोषणा पत्र है, ये घोषणा पत्र दरअसल इंडिया गठबंधन का घोषणा पत्र होना चाहिए था। ये न्यूनतम साझा कार्यक्रम इस रूप में लोगों के सामने पेश किया जाना चाहिए था। अगर इसी में थोड़ा हेर फेर करके ये इंडिया गठबंधन का न्यूनतम साझा कार्यक्रम हो जाता, तो आज नरेंद्र मोदी की जो तथाकथित हवा बह रही है वो बड़े पैमाने पर रुकती हुई और उलझती हुई और भटकती हुई दिखाई पड़ती हवा। वो ऐसी नहीं दिखाई पड़ती। मीडिया कितना भी प्रचार कर ले, लेकिन वो वैसा नहीं होता, क्योंकि विपक्ष ऐसा करने में नाकाम रहा, इसलिए उसकी एकता कमजोर लगती है। और ठीक ही बात है, मैं भी कहूंगा कि एकता कमजोर है, लेकिन एकता अनुपस्थित नहीं है। एकता अव्यवस्थित जरूर है, अवस्थित होने के कारण कमजोर है, लेकिन 2019 की तरह 100% अनुपस्थित नहीं है। एक सर्वेक्षण बाजार में, इंटरनेट की दुनिया में घूम रहा है, इसको योगेंद्र यादव ने भी शेयर किया था, और फिर उस पर अखबारों में भी खबर छपी। मैं उसको भी स्क्रीन पर तो नहीं दिखा पा रहा हूँ, मोटे तौर पर मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा, फिर मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा। और मुझे लगता है कई बार आप भी इस संदर्भ में बात करते रहे हैं। बड़े राज्यों में अगर हम देखें तो बिहार में भाजपा को थोड़ा नुकसान दिखाया गया। पिछली बार वो 17 सीटें जीते थे, इस बार 9 सीटें जीतेंगे ऐसा कहा जा रहा है। छत्तीसगढ़ में पिछली बार 11 जीते थे, 6 कहा जा रहा है। मध्य प्रदेश में 24 कहा जा रहा है, उत्तर प्रदेश में 65 कहा जा रहा है, पश्चिम बंगाल में 9 कहा जा रहा है। तो इतना ज्यादा ये नहीं कहा जा रहा है कि एकदम पूरी तरीके से कहीं वो हार रहे हैं, सिवाय कर्नाटक के, जहां पर उनको 6 सीटें दी गई हैं। हरियाणा में भी 10 में से 6 सीटें दी जा रही हैं। इस सर्वेक्षण का दावा ये है कि कुल मिलाकर जो भारतीय जनता पार्टी की सीटें हैं अकेले, वो 214 तक आ जाएंगी। कहा यह जा रहा है कि आरएसएस का इंटरनल सर्वे है। आप इसे कैसे देखते हैं? हालांकि हो सकता है गॉसिपिंग भी हो, लेकिन फिर भी इस सर्वे की प्रामाणिकता के ऊपर तो कोई टिप्पणी करना मुश्किल है। अगर जो प्रामाणिक सर्वे होते हैं वो अपने बारे में काफी जानकारियां देते हैं कि उसके वो सर्वे किस एजेंसी ने किया है, किस तारीख से किस तारीख तक हुआ है, किस तरह की प्रश्नावली दी गई है, किस तरह का सैंपल है, ये तमाम बातें पता होती हैं। और उस सर्वे को करने वाला सार्वजनिक मंच पर आता है और अपने सर्वे पर उठने वाले सवालों का बचाव करता है, उसकी सफाई देता है, व्याख्याएं करता है। उस सर्वे को मैं प्रामाणिक मानता हूं। तो इसकी प्रामाणिकता के ऊपर मैं कुछ नहीं कह सकता। हो सकता है ऐसा सब कुछ हो, लेकिन चूंकि हमें पता नहीं है इसलिए उसके ऊपर कुछ कह नहीं सकते। अगर मोटे तौर पे देखें तो मैं शुरू से कहता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी 2 तरह से ये चुनाव हार सकती है, एक तरह से नहीं, 2 तरह से चुनाव हार सकती है। पहला तरीका यही है कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से चुनाव हार जाए, जैसे कि 2004 में हुआ था या 2009 में हुआ था, और कांग्रेस और अन्य दल उससे आगे निकल जाए। एक तो वो तरीका है, यानी इसको आउटराइट डिफीट बोलते हैं एक तो। लेकिन एक और तरीका है जहां भारतीय जनता पार्टी सशक्त होकर उभरे, सबसे बड़े दल के रूप में उभरे, लेकिन बहुमत से काफी पीछे रह जाए, बहुमत से कम वो 40-50 सीटें नीचे आ जाए। ये भी उसकी पराजय होगी। हो सकता है उसके बाद वो सरकार बना ले। भाई अगर किसी पार्टी को 250, 240 सीटें मिलती हैं या 250 सीटें तक मिलती हैं, तो सरकार तो उसी की बनेगी, लेकिन वो सरकार का किरदार अलग होगा। ये भी नहीं कह सकते कि उस सरकार के नेता नरेंद्र मोदी ही होंगे। हो सकता है नरेंद्र मोदी ही हों, लेकिन कोई गारंटी नहीं है इस बात की कि नरेंद्र मोदी ही होंगे।
नरेंद्र मोदी के होने की गारंटी तभी मिल सकती है जब उसको बहुमत प्राप्त हो पूरी। तो भारतीय जनता पार्टी की 3 तरह के नतीजे हो सकते हैं। पहला नतीजा यह है कि उसको पूर्ण बहुमत मिल जाए, जैसा कि 2019 में मिला था, 272 के से लेके और 300 प्लस तक सीटें उसको मिल जाए। दूसरा यह है कि उसको उसकी सीटें घटकर 240-50 रह जाएं, जो कि ये सर्वेक्षण बताता है। और तीसरा ये है कि उसकी सीटें जो है वो 150 के आसपास आ जाएं, मतलब बुरी तरीके से चुनाव हार जाए। तो यही तीन संभावित परिणाम है। हालांकि ये सर्वेक्षण 214 बता रहा है, 214 सीटें होंगी। अगर ये 214 बता रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो मान रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को बहुमत से 60 सीटें कम मिलेंगी। ये बात भी सही है, अगर भारतीय जनता पार्टी को बहुमत से 60 सीटें कम मिलती हैं तो उसे बहुमत की जुगाड़ करने में बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि 60 सीटें बहुत ज्यादा होती हैं। आगे देश की राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ती है, इसके बारे में हम प्रोफेसर अभय कुमार दुबे से बातचीत करते रहेंगे। आज की बातचीत को हम यही समाप्त करते हैं। आप सभी लोग का धन्यवाद। अभय सर, आपका भी धन्यवाद। नमस्कार।